हमारे गुरुजी टाइप ही हैं, भारत भूषण त्यागी जी, बुलंदशहर में खेती करते हैं। वो कहते हैं यदि 1 एकड़ से 25 लाख रुपए साल में नहीं निकले तो मेरा जीवन निरर्थक, मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। मैं अपने जीवन में किसान को ऐसा सक्षम करके जाऊंगा कि वो 1 एकड़ से 25 लाख रुपए निकाल सके, और वो लगभग 10.5 लाख 11 लाख रुपए निकालने की पोजीशन में है भी फिलहाल। लेकिन ये बात किसान को कहते ही एक ही बात आवाज आएगी, आप हमारे को 5 लाख दो, बाकी के आप ही रखो और आप करो। ऐसी कैपेसिटी नहीं है। ये जो 11 लाख रुपए हैं उसमें आपकी शारीरिक मेहनत भी है, आपकी प्रोसेसिंग सिस्टम भी है, और आपके खेत की उपज भी है, तब जाके वो 10-10.5 लाख रुपए 11 लाख रुपए तक जाती है। तो वो सारे काम करने के लिए आपके पूरे परिवार को उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत एक आदमी ठेके पे कोई नहीं कर सकता। उसके तरीके मैं आज डिस्कस करूंगा, आपके मुंह से कहलाएंगे कि ये बातें संभव हैं, इतनी इनकम हो सकती है। तो उन बातों की तरफ, सारी बातें एक एक जो बातें मेरे मुंह से निकलेंगी वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं और मैंने अपने खेतों में उन सारी चीजों को करके देखा है। अब खेती में जो डर है, ऑर्गेनिक खेती में कहें या प्राकृतिक खेती में, 4 प्रकार के डर साधारण से साधारण किसान के पास में खड़े हैं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब है रसायन प्रयोग नहीं करना। यदि रसायन प्रयोग नहीं करूंगा तो पौधे की खुराक कहां से पुगाऊंगा, यह डर सभी साधारण किसानों के पास में है। क्योंकि आज तो हम यूरिया का कट्टा लेके आते हैं, एक बैग में खुराक पुग जाती है, डीएपी डाल देते हैं, उससे खुराक पुग जाती है। लेकिन जब मैं इन चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा तो खेत के अंदर से पौधों की खुराक कैसे पुगेगी। दूसरा डर होता है कीड़े लगेंगे। आज तो मैं बाजार से जहर लेके आ जाता हूं और उसका छिड़काव करके निपटान कर देता हूं, कीड़ों से मेरी फसल की सुरक्षा हो जाती है। जब मैं रसायनों का प्रयोग नहीं करूंगा, खेत के अंदर जहर नहीं डालूंगा, तो उनको कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। तीसरा डर है बीमारी का। वे फसलों में बीमारियां भी आती हैं। पिला दो बाकी को। तीसरा डर है बीमारी का। पहली बात तो किसान कीड़े में और बीमारी में फर्क ही नहीं समझ रहा। यदि मैं किसान से बात करता हूं आपके धान में क्या बीमारी है, वो बोलेगा तेला है, हापर है। भाई ये दोनों नाम लिए, ये तो कीड़े हैं। बीमारी वो है जिसको आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, फैलाने वाले जीव को नंगी आंख से नहीं देख सकते, जो फंगस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, वायरस से फैलती है, उसको आप बीमारी कह सकते हैं। जिस जीव को आप नंगी आंख से देख रहे हैं वो तो कीड़ों की श्रेणी में आएंगे। तो कीड़े का डर अलग है, बीमारी का डर अलग है। तो बीमारियों को कंट्रोल कैसे करेंगे जब खेत के अंदर हम रसायन प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा डर है खरपतवारों का, नदीनों का। आज तो बाजार के अंदर बोतल के अंदर एक जहर आता है, उसको छिड़क देते हैं, खेत के अंदर से नदीन गायब, फसल हमारी बच जाती है। खाड़े होते हैं, खाड़ के ऊपर भी हमने उसको मार दिया, खाड़ भी साफ, बिल्कुल आसान महसूस हो रहा है। लेकिन जब हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर उन नदीनों को हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। ये 4 डर हैं, ये साधारण से साधारण किसान के पास में है। लेकिन शुरू में आपको मेरी बात कड़वी लगेगी। मैं ये कहूंगा ये चारों डर नकली हैं, इनमें किसी में सच्चाई नहीं है। लेकिन मैं जब ये बात कहूंगा तो इसको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। पहला डर बीमारी से ही लेते हैं। बीमारी क्या है? उन सूक्ष्म जीवों का एक कार्य है जो प्रकृति के आदेश के अनुसार पौधों को मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। ऐसे सूक्ष्म जीवों का कार्य जो पौधे को मिट्टी में कन्वर्ट कर सकता है।
इसको एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे बालों में जो जूं पैगी वो कीट है, वो मेरे को जान से नहीं मार सकती, डिस्टर्ब कर सकती है। यदि मेरे को टीबी लगी, टीबी मेरे को जान से मार देगी, मिट्टी में मिला देगी, और उस टीबी के वायरस को मैं नहीं देख पाऊंगा। तो बीमारी में और कीड़े में इतना फर्क है। अब हम पौधों की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुना, हिंदी के शब्द हैं, यदि ना समझ आए तो आप दोबारा से पूछ लेना। प्रकृति ने कुछ सूक्ष्म जीवों को आदेश दे रखा है, प्रकृति ने कुछ सूक्ष्म जीवों को आदेश दे रखा है, भूमि पे कोई भी गैर जरूरी पौधा, गैर जरूरी मतलब जिस पौधे की यहां पे आवश्यकता नहीं थी, ऐसा पौधा दिखाई दे तो उसको खुराक लेने से रोकना है। वो गैर जरूरी है, उसका हक नहीं है खुराक लेने का, उसको खुराक लेने से रोकना है। और जितनी खुराक ली है उसको वापस मिट्टी में बदल के खुराक बना देना है, ताकि जिसका हक है वो ले सके। ये प्रकृति का आदेश तो गलत नहीं है, आदेश तो बिल्कुल सही है, ऐसा करने का प्रकृति को हक है। गैर जरूरी पौधे को वो रोक रही है, लेकिन ये बात हमारे को समझनी है, वो गैर जरूरी पौधा कौन सा है। यदि उस गैर जरूरी पौधे को हम खेत में नहीं लगाएंगे तो खेत में बीमारी आएगी नहीं। इन शब्दों को तो समझ पा रहे हैं ना आप। वो गैर जरूरी है, 3 ही पौधे हैं बस, उन 3 पौधों को खेत से हटा दो, बीमारी से आपकी सदा सदा के लिए छुट्टी। पहला पौधा है जो इस क्षेत्र का पौधा नहीं है, आप धक्के से उसको यहां लगाना चाहते हैं, वो प्रकृति के अनुसार उन सूक्ष्म जीवों के लिए गैर जरूरी है। वो उगने की कोशिश करेगा और सूक्ष्म जीव उसको हटाने की कोशिश करेंगे और उसको मार देंगे, उनके अंदर बीमारी आएगी। एक पौधा। दूसरा पौधा है जो इस सीजन का नहीं है। गर्मी के सीजन में हम बाजरा बीजेंगे, जर्मिनेट हो जाएगा, इतना बड़ा तक हो भी जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सूक्ष्म जीव आएंगे और उसको वहीं पे नष्ट कर देंगे, उत्पादन नहीं देने देंगे। अभी गर्मी के सीजन में यदि हम गेहूं को लगाएंगे, यानी सर्दी में बाजरे को, और गर्मी में यदि गेहूं को हम लगाने की कोशिश करेंगे तो वो सूक्ष्म जीव उसको नहीं आने देंगे। ज्यादातर बीमारी हमारे को वहीं तंग करती है, हम भाव के लालच में सब्जियों के बीज उस समय पे लगा देते हैं जब तक उसकी बिजाई का समय नहीं होता, तो उसको वो सूक्ष्म जीव बार बार तंग करते हैं, हम मारने की प्रक्रिया में चलते हैं, वो दोबारा से ताकतवर होके दोबारा हमले करते जाते हैं और वो हमारा जहरों का खर्चा बढ़ जाता है। तो ये 2 प्रकार के पौधों को तो कोई भी किसान समझ भी सकता है और हटा भी सकता है। जो तीसरी प्रकार का पौधा है वो थोड़ा समझना भी मुश्किल है और उसको हटाना भी मुश्किल है। उसको यदि आप समझ गए तो आपके खेत से बीमारियों की छुट्टी सदा के लिए। वो तीसरा पौधा है कुपोषित पौधा, जिसके खुद के न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है, खुद की खुराक पूरी नहीं है, जो कमजोर पौधा है उसको भी बीमारी लगती है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार कुपोषित पौधा किसी काम का नहीं। उसके जो बीज लगेंगे वो अगली जनरेशन नहीं बढ़ा सकते, और उस बीज को कोई खाएगा तो उसके न्यूट्रिएंट नहीं पूरे हो सकते, तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए प्रकृति के अनुसार वो भी गैर जरूरी है। इन 3 पौधों के अलावा किसी भी पौधे पे बीमारी आती नहीं। ये तीसरे वाले को हटाने के लिए उसकी खुराक, दूरी और धूप की व्यवस्था का आपने प्रबंध करना है। ऐसा यदि तरीका आपको आ गया तो आपके खेत में कभी बीमारी नहीं आएगी। तो पहला डर मैंने कहा था कि निराधार है, तो ये सत्य में निराधार है, इसको केवल समझना है और समझ के हटाना है। अब दूसरा जो डर है वो कीड़े का है। दुनिया में जब तक बेचने के लिए जहर नहीं था, कीड़े केवल एक ही प्रकार के थे, उनको केवल कीट या कीड़े ही कहा जाता था। जब मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बेचने के लिए जहर हुआ तो उन्होंने कीटों को 2 भागों में बांट दिया, एक मित्र कीट, एक दुश्मन कीट, क्योंकि उनको पता था किसान का स्वभाव बहुत कठोर है और उसको दुश्मन शब्द पसंद नहीं है। यदि दुश्मन उसको दिख गया तो अपने काम को, अपने परिवार को छोड़ देगा, पहले दुश्मन को मार के आएगा।
तो ये शब्द था वो कीड़ों के लिए प्रयोग किया गया और किसान ने उसको अपना दुश्मन रियल में मान लिया और उसको मारने के लिए चल पड़ा। किसी भी विज्ञान की ये ताकत नहीं है किसी भी जीव को धरती से हटा सके। पहली बात ये समझना चाहिए था, क्या वो कीट हमारे दुश्मन है या कोई कीट हमारा मित्र हो सकता है? दुनिया में कोई भी आपका मित्र नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपका स्वभाव है जो मित्र या दुश्मन की श्रेणी में सामने वाले को रखता है। जो आपको गहरे से गहरा मित्र दिखता है उसको 5 दिन गालियां दे के आ जाओ, रूखा स्वभाव करो, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। यानी आपका स्वभाव है वो मित्र या दुश्मन की श्रेणी में सामने वाले को रख सकता है। वही कीड़े के साथ था। कीड़े को समझना चाहिए था लेकिन हम मारने चल पड़े। 1984 में अमेरिकन सुंडी नाम के कीड़े को हमने सबसे पहले टारगेट लिया था। टारगेट करके मारना सिर्फ अमेरिकन सुंडी को शुरू किया था। उससे पहले जहर तो छिड़क देते थे, वे बदबू हो जाएगी, कीड़े नहीं आएंगे। लेकिन पहचान करके जिसको मारना शुरू किया वो अमेरिकन सुंडी थी। वो 1983 में ये खेल शुरू हुआ। हम मारते गए, वो बढ़ती गई। 1999 आते आते 35 स्प्रे कॉटन में करने के बाद अमेरिकन सुंडी हमारे काबू में नहीं आई और हमने हाथ खड़े कर दिए कि 2.5 सेंटीमीटर का कीड़ा हमारे काबू नहीं आ रहा। 2001 के बाद हमने उसको मारना बंद कर दिया, वो शांत होगी। हमने साइंटिस्टों से पूछा जी अमेरिकन सुंडी कहां पे गई? जब मार रहे थे तब तो बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कॉटन में बिट्टी आ गई। तो मैंने कहा कॉटन तो एक फसल है, वो तो 43 फसलों पे और सरवाइव करती थी, वहां से कहां गई? और बिट्टी भी हमारे हरियाणा पंजाब में तो 2005 में आई है। तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। दो कीड़ों का जिक्र 2007 के पास, जो सन 2007 था, तब किसान के पास पहुंचा है। एक धान में तेला और कपास में चिट्टा मच्छर। मैं हर पाठशाला में एक ही सवाल पूछता हूं, मेरे को एक किसान ऐसा दिखा दो जिसने 2007 से पहले चिट्टे मच्छर के लिए स्प्रे किया हो या तेले के लिए धान में स्प्रे किया हो, या फिर कोई ऐसा किसान दिखा दो जिसके 2007 से पहले इन दोनों कीटों ने नुकसान किया हो। मैं महाराष्ट्र तक जाता हूं, आज तक एक किसान ने हाथ नहीं खड़ा किया है कि वे मेरे खेत में 2007 से पहले इनमें से कोई कीट ने नुकसान किया था। यह बात बिल्कुल सोचने की है, लेकिन किसान पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहा। क्या इसका मतलब 2007 में पैदा हुए? ये सदियों से यहां है। ये दोनों कीड़े जब तक आदमी धरती पे आना शुरू नहीं आता उससे पहले से यही है, लेकिन हम इसको मार नहीं रहे थे, ये हमारे को नुकसान नहीं कर रहे थे। ये अखबारों में प्रचार किया गया, चिट्टे मच्छर का फलां क्षेत्र में हमला। जिस तरह से आजकल आता है ना गुलाबी सुंडी का, भले ही उस क्षेत्र में गुलाबी कॉटन की फसल भी ना हो, फिर भी किसान डरते मिलेंगे गुलाबी सुंडी ने कॉटन तबाह कर दी, तबाह कर दी। क्योंकि ऐसा प्रचार नहीं होगा तो गुलाबी सुंडी की संख्या नहीं बढ़ेगी, और गुलाबी सुंडी की संख्या नहीं बढ़ेगी तो उनको नए बीज लेने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो किसानों को ही रोड के ऊपर लाना चाहते हैं ताकि किसान एजिटेशन करें और फिर उस एजिटेशन का सहारा लेके वो कोई ऐसा बीज लेके आए जो आगे हमारे लिए घातक हो। बीज उनके पास तैयार है, एक बार परमिशन दे दो सरकार, अगली बार BT4 BT3 तैयार मिलेगी। लेकिन इन दोनों कीड़ों का आगमन 2007 में हुआ और 2007 के बाद में 2014-15 में उस चिट्टे मच्छर ने खड़ी कॉटन में ट्रैक्टर चलवाई, क्योंकि हम उसको मार रहे थे और मारने से उसने डर के कारण अपना जीवन काल छोटा कर लिया और उसने रियल में संख्या बढ़ा दी। तो इस प्रकार से कीड़ों का मारने से बढ़ने का एक सिलसिला होता है। मैं ये कहता हूं जो भी कीट आपकी फसल में आते हैं उनमें से कोई भी आपका दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि सभी कीट पौधे की मर्जी के अनुसार पौधे के पास जाते हैं। यह अलग बात है कि हम बीच में जहर लेके चले जाते हैं तो उन दोनों का तालमेल बिगड़ जाता है, उसके कारण उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या बढ़ जाती है तो वही कीट निश्चित रूप से नुकसान कर जाते हैं।
कीट दुश्मन नहीं है, उस कीट की संख्या दुश्मन है, और वो संख्या बढ़ती है हमारे क्रियाकलापों से। प्रकृति द्वारा तो एकाध बार ही ऐसा चांस बैठता है 20-30 साल में किसी कीट की संख्या बढ़ सके, और उसका नुकसान इतना बिल्कुल नहीं होता जितना उसको मारने पे खर्च होता है, जो प्रकृति द्वारा बढ़ता है। लेकिन हमारे द्वारा जो बढ़ाया गया है वो इतना नुकसान होता है कि हमारे को खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाने पड़ जाते हैं। अब आपको ये बात अजीब लग रही होगी। पहली बात, जो लोग इस बात पे जिद करते हैं कि बगैर जहरों की खेती होती नहीं, कीड़े तो मारने ही पड़ते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, कोई 10 कीड़ों का नाम गिना सकता है क्या? किसी किसान की ये ताकत नहीं कि 10 कीड़ों के बारे में अच्छी तरह से बता सके। और यदि उसके स्वभाव के बारे में पूछूं तो 4 की भी नहीं पता। नाम तो 10 के पा जाएंगे, लेकिन सभी के स्वभाव के बारे में पूछना चाहूं, मैं 43 प्रकार के शाकाहारी और 161 प्रकार के मांसाहारी कीटों की पूरी जीवनी जानता हूं। कब पैदा होता है, कहां पैदा होता है, कितने अंडे देता है, क्या खाता है, किस समय खाता है, पूरी डिटेल है मेरे पास में। 161 की मांसाहारी की और 43 की शाकाहारी की। जो शाकाहारी हैं, जिनको बाजार दुश्मन कहता है, उसमें से मेरे को एक भी कीट दुश्मन नहीं नजर आया। दुश्मन थे तो हम खुद किसान थे, हमने उसको मारना शुरू कर दिया और मारने से उसका स्वभाव बदल गया। इसका देसी उदाहरण यदि देखना चाहो तो हमारे बुजुर्गों के पास 12-12, 13-13 बच्चे थे। आज सबके पास एक के बाद फुल स्टॉप है, एक लड़का हुआ नहीं, फुल स्टॉप लग गया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को डर नहीं है कि तेरा बीज नाश हो जाएगा, उसको यह है कि भी एक में भी मेरा बीज चल जाएगा। हमारे बुजुर्गों को इस बात का डर था कि गांव में आपस में लड़ाइयां हैं, गांव पे गांव चढ़ के आते हैं, धर्मों के नाम पे लड़ाई है, अंग्रेजों के साथ हम लड़ रहे हैं, तो कहीं ये इनकी संख्या कम होकर मेरा बीज ना नाश हो जाए, इसलिए मैं संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा। उन्हीं की औलाद हैं हम, एक पे आके संतुष्ट हो गए कि नहीं, हॉस्पिटलों का सारा है, मैं इसी में अपना वंश चला पाऊंगा। तो यही कीड़ों के साथ है। जब उनको यह लगता है कि तेरा वंश पे कोई खतरा नहीं है, वो अपने जीवन का आनंद लेती है, और जब उसको यह लगता है कि तेरा वंश नष्ट हो सकता है, तो वो बिल्कुल कमजोर पोजीशन में भी बच्चे पैदा करना पसंद करती है। आपने घास देखा होगा, 3 फीट पे जो सिट्टा निकालता, उसको बार बार काटते रहो तो वो 1-1.5 इंच के बाद भी कुछ न कुछ दाने बना के जाएगा, क्योंकि उसको अपनी बीज की चिंता है। इस दुनिया में सभी को बीज की चिंता है, वे अपना वंश चलता रहे। वही कीड़ों का स्वभाव है, वही पौधों का स्वभाव है, वही मानव का, वही पशु पक्षियों का है। किसी का अलग स्वभाव नहीं है, सबको अपनी नई जनरेशन की चिंता है। उसी में उसी स्वभाव को न समझने की कमजोरी के कारण चिट्टे मच्छर ने 2007 से 2014 तक इतनी संख्या बढ़ा ली कि हमारे को ट्रैक्टर चलाने पड़े, जबकि वो शुरू में उसकी मदद के लिए आई थी। पहली बात तो आपको यह लगेगा भाई कीड़ा मदद के लिए कैसे आता है। इस दुनिया का नियम है, जिस जीव का भोजन जहां पे होगा उसकी महक उस जीव तक पक्का पहुंचेगी। जो चिबड़ होते हैं ना, कचरियां बोलते हैं हरियाणा वाले, वो तब तक नहीं पकती, आपको कोई खुशबू नहीं आएगी। जैसे ही वो पक जाएगी तो उसके अंदर से महक आपको 20 मीटर दूर से भी आ जाएगी कि फलां बेल के ऊपर चिबड़ पका हुआ है। पेड़ पे आम पक गया, अमरूद पक गया, आपको महक आ जाएगी, क्योंकि वो आपका भोजन है। इसी तरह से कीट को उसकी महक वहीं तक पहुंच जाएगी जहां पे उसका भोजन होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है उसकी। अब मैं ये बताऊंगा वो सफेद मक्खी इतनी संख्या में बढ़ी क्यों थी। उसके लिए ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है, सफेद मक्खी में उसी को बोलता हूं जिसको आप चिट्टा मच्छर बोल रहे हो। इसका अंग्रेजी में नाम है व्हाइट फ्लाई। नहीं, बहुत ऊंचे चले जाएगा, यही है इतना ही।
ये सबको दिखाई देगा। अब पहले तो मैं इसका वाक्य बताता हूं, ये हमारे को कैसे पता चला। दुनिया में 3 प्रकार के कीट जो रस चूसने का काम करते हैं और सबसे ज्यादा जहर छिड़कवा थे। तो यूनिवर्सिटियों ने मेहनत करके एक ऐसा डेटा निकाल दिया, भाई ये इतनी संख्या तक होंगे तो वो नुकसान नहीं करते। जो चिट्टा मच्छर है, ये प्रत्येक पत्ता 6 तक हो तो ये नुकसान नहीं करता। एक पत्ते तक यदि चिट्टे मच्छर 6 हैं तो नुकसान नहीं, लाभ कर रहा है। हम जब कीड़ों को सीख रहे थे, लगभग 60 किलोमीटर के एरिया से 45 खेतों का डाटा हमारे पास आता था। हम अपने अपने खेतों से उसकी काउंट करके लाते थे कि आज मेरे खेत में इतने प्रत्येक पत्ता सफेद मक्खी है। अखबार बार बार शोर कर रहा है कि भाई सफेद मक्खी बढ़ गई एरिया में, और हमारे 45 खेतों में वो 2 नहीं पार कर पा रही। प्रत्येक पत्ता 2 की संख्या को पार नहीं कर पा रही। 45 खेत किसके, 60 किलोमीटर के दायरे में। तो जो डॉक्टर हमारे को सिखा रहे थे, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी, उनको डाउट हो गया भाई किसान चोरी करते हैं। इनमें से 1-2 आदमी डाटा लेता है, बाकी उसकी नकल मार के ऐसे कैसे प्रस्तुत कर देते हैं। ये काम ठीक नहीं है, ये दुनिया के लिए घातक है। तो आज मैं इनकी चोरी पकड़ूंगा। तो उस दिन वो सबसे पहले खेत के अंदर आ गए, एक एक आदमी का इंटरव्यू लेते गए, भाई कहां कहां किस किस से मिले थे, कितना आपने डाटा लिया है। तो उनको अचरज हुआ, किसी भी किसान ने कोई चोरी नहीं कर रखी। जिसने डाटा नहीं लिया उसने बता दिया भाई मैंने नहीं लिया। और पूरे 60 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी 2 से ऊपर सफेद मक्खी नहीं बढ़ी हुई, जबकि अखबार के अंदर जो खबर आ रही वो 12-13 प्रत्येक पत्ता पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रही। तो उन्होंने खुलासा किया कि मेरे को पहली बात तो तुम पे डाउट हो गया था, तुम चोर हो, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। तुम्हारे खेतों में ये बढ़ नहीं रही, लेकिन अखबार बता रहा है कि ये 12-13 बढ़ी है। तो ये तुम्हारा मैच क्यों कर रहा है? एक खेत 60 किलोमीटर इधर है, एक खेत 60 किलोमीटर इधर है, और दोनों के खेतों में एक ही प्रकार की स्थिति है। तो किसानों ने सलाह मशवरा करके एक बात पे निष्कर्ष लिया कि हम बगैर जहर मारने वाले लोग हैं, हो सकता है जहरों वाले खेतों की स्थिति अलग हो। तो उन्होंने कहा कि अगली बार आपके पड़ोस में जो जहरों का प्रयोग कर रहा है उसके खेत का भी डाटा लेके आना है। और हमने मेहनत से अपने खेत का तो डाटा लिया, 10-10, 15-15 किसानों का, दूसरों का भी डाटा हम लेके आए। तो उस दिन बिल्कुल आंखें खुल गई। जिस खेत में जितने जहर मारे जा रहे थे उतनी ही संख्या सफेद मक्खी की बढ़ी हुई थी। तो फिर हम भी अचरजशील रह गए, भाई मारने से तो घटनी चाहिए। तब तक हमारे को भी नहीं पता था इस बात का कि भाई मारने से बढ़ती है। तो फिर एक बार डाउट गया, क्या इन जहरों के अंदर कोई ऐसी मिलावट है जिससे इसके बीज आता है? तो डॉक्टर साहब ने साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेबोरेटरी में तुरंत पकड़े जाएंगे और इनकी साजिश के तहत इनकी जेल हो जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन ये बढ़ रहे हैं, इसके स्वभाव को जानो। हमने काफी मेहनत करने के बाद पता चला सफेद मक्खी 72 दिन से लेकर 17 दिन तक कहीं भी अपने जीवन काल को सेट कर सकती है। उस दिन हमारे को समझ में आया, जो हमारे बुजुर्ग 100 साल जीना चाहते थे बचपन से ही, वो शादी भी लेट करते थे, लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहते थे, व्यायाम वगैरह भी करते थे, तभी वो 100 साल पूछ पाते थे। तो इसी प्रकार से अपने जीवन का आनंद लेने के लिए कम बच्चे पैदा करने होते हैं। और यदि बच्चों की चिंता है तो फिर उसको अपने जीवन की चिंता छोड़नी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, चिट्टा मच्छर जिसको बोलते हैं, वो 17 दिन से लेकर 72 दिन तक का जीवन काल सेट कर सकती है। अब ये छोटा फर्क मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, कितना फर्क पड़ता है इससे। एक जीवन काल है 17 दिन का। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब में उसने 17 दिन का ही जीवन काल सेट किया था, हो सकता है उसने 30 दिन का, 32 दिन का किया हो। लेकिन हम इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखते हैं, भाई मिनिमम में और मैक्सिमम में फर्क कितना है। जब 72 दिन का जीवन काल सेट करती है तो उसको 32वें दिन बच्चे पैदा करने होते हैं। 32 दिन की सफेद मक्खी
अपना पहला बच्चा पैदा करती है, और जब 17 दिन का जीवन काल है तो इसको छठे दिन ही बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये दिखने में बहुत छोटी बात है। यहां खेत में एक सफेद मक्खी आई, वो छठे दिन 200 हो गई, क्योंकि एक सफेद मक्खी 250 से 275 तक अंडे देती है। उसमें से संभावना है कि उन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे वो 200 निकल जाते हैं। जबकि यहां पे जो सफेद मक्खी है वो छठे दिन भी एक है। ये 12वें दिन कितनी हो जाएंगी? कितनी? ये सभी 200 पैदा करेंगी, 200 गुना 200 हो जाएंगी। यही तो खेल था, जबकि वो यहां पे सिंगल है। अब ये सारी मिलके फिर 200 देंगी 18वें दिन, और फिर ये 24वें दिन, और 30वें दिन, और 36वें दिन। 36वें दिन 200 की शक्ति 6 हो जाएगी। 200 को 6 बार गुणा करेंगे, इतनी संख्या 17 दिन के जीवन काल में हो जाएगी। ये 32वें दिन 200 पैदा करेगी। अब यहां पे एक फर्क और है, ये जो क्रिया बैठती है 17 दिन वाली, ये उस खेत में बैठती है जहां पे जहरों का प्रयोग किया गया है, और जहरों के प्रयोग के कारण जो कीट इनको खा रहे थे वो कीट मर गए। अपनी जो सेना थी वो मारी गई पहले, या फिर वो खुद खेत छोड़ के चली गई बदबू के कारण। तो इसको कंट्रोल करने वाली जो लेडी बल बीटल थी, जो बुगड़े थे, जो मकड़ियां थी, जो भिरड़ तत्वीय अंजनारियां थी, वो सारे खेत से बाहर थे। जबकि इस बगैर जहर वाले खेत में वो थे। तो 200 में से किसी ने बुगड़े ने खाया, कोई बीटल ने खाया, कोई भेड़ ने खाया। इसमें से केवल 15 ऐसी बची जो अपनी नई जनरेशन पैदा कर सकती है। कहां 15 और कहां 200 की शक्ति 6। ये 200 की शक्ति 6 आपको एक छोटी ही रकम दिखती है। इसको मैं खोल के दिखाऊं तो 64 के आगे 12 जीरो लगेंगी। इतनी बड़ी रकम बैठती है। पीछे नहीं दिखाई दे रहा ना, ध्यान दे रहे काफी लोग। तो ये 64 के आगे 12 जीरो लग जाए, इतनी संख्या बन गई। अब इतनी संख्या खेत के अंदर होगी तो वो रस कहां से पिएगी? आपके पौधों से ही पिएगी, चाहे वो मर्जी से दे पौधा या फिर धक्के से दे। हम अपने लड़की की शादी में बारात को न्योता देते हैं। हरियाणा में एक नियम है, चिट्ठी लिखते हैं 5 बाराती 1 गाड़ी। वो लिखने का है सोन के हिसाब से, लेकिन सामने वाले के साथ सेटिंग करके आते हैं, भाई कितने लेके आएगा? वो बोलेगा 50 आदमी लेके आएंगे जी। तो हमारे बुजुर्ग कहेंगे भी 50 की बजाय हम 100 का प्रबंध कर देते हैं। भाई बच्चे हो जाते हैं, रिश्तेदारियां बढ़ जाती हैं, किसी को मना नहीं कर सकते, तो आप 100 आने की उम्मीद करो और 150 तक का प्रबंध कर दो। खाट दरी बिछाना जहां पे उनका बैठने का प्रबंध है, हम 150 तक की तैयारी करके चलेंगे। यदि वो 150 तक आ जाता है तो वो हमारे लिए आदरणीय है। हम उसके आगे पीछे भागते फिरेंगे, उसको आदर की दृष्टि से देखेंगे। यदि वही बंदा 1000 लेके आ जाए तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। नहीं इतनी जगह देख रखी हमने, नहीं इतने चाय पानी का प्रबंध कर रखा उनके लिए, तो सब कुछ हमारा डामाडोल हो जाएगा। तो हम ही उसको गाली देंगे। गाली का पात्र वही हुआ जो आदरणीय था हमारा। तो वही पौधों के साथ है। यदि सफेद मक्खी 6 तक है प्रत्येक पत्ता, तो वो उसकी सहायता करती है। क्या सहायता कर सकती है? किसी भी एक प्रकार का रसायन यदि पौधे के पास बढ़ जाता है तो वो उसकी नस के अंदर से उसको चूस लेती है और पौधा दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। उसकी प्रगति में कार्य कर रही है। वो 6 सफेद मक्खियों को पेट भरने योग्य रस फालतू